एक दिन प्रिया हल्की सी भूख लगने पर 2 पराठे निकालकर अभी खाने ही बैठी थी कि तभी उसकी सास प्रतिमा जी बहू को खाते हुए देख व्यंग में बोली, अरे बहू 2 पराठे, अभी तो खाने का टाइम भी नहीं हुआ है। छोटी भूख के नाम पर 2 पराठे खा जाओगी? कोई शादी में आई हो क्या जो इतना खा रही हो? भाई संभाल के, राशन बहुत महंगा हो गया है। तभी पीछे से प्रतिमा जी की बेटी नीलू भी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, सही कहा माँ, ऐसा लग रहा है जैसे भाभी ने कभी ऐसा खाना देखा ही नहीं है। जब देखो तब खाने पर पड़ी रहती हैं। ऐसा लग रहा है बच्चों की तरह हर 1 घंटे पर इन्हें खाना चाहिए। तभी तो जब देखो तब बीच बीच में पेट फूल करती रहती हैं। सास ननद की बातें सुन बेचारी प्रिया कानी वाला मुंह के अंदर नहीं गया और नहीं गले के नीचे उतरा। हर सुबह जैसे प्रिया के लिए एक जंग होती थी। उठते ही ताना सुनो, यहाँ तक कि प्रिया किचन में जाती तो प्रतिमा जी की निगाहें उसके हर कदम पर रहती। बार बार बीच में प्रतिमा जी प्रिया को टोकती रहती, अरे सुनो बहू, गैस का बटन भी बंद करना सीख लो। पिछले हफ्ते जो सब्जी जली थी वो अभी तक नाक में बैठी है। किसी भी और खाने का स्वाद नहीं आ रहा। माँ की बात सुन भला, नीलू क्यों कम रहने वाली? उसने भी एक और व्यंग बढ़ा दिया, अरे इतना ही माँ नहीं, रोटी भूल गई क्या? कसम से रोटी में नरमी तो थी ही नहीं, पत्थर की डिश लग रही थी। लगता है आटा नहीं सीमेंट गूंथती है। अभी प्रिया को इस घर में आए बड़ी मुश्किल से 1 महीने ही हुआ था और उसे इतना तो पता था कि ससुराल में उसे ना मायके जैसा प्यार मिलेगा, न ही इज्जत मिलेगी, ना मान सम्मान मिलेगा, जैसा कि लगभग 10 में से 8 औरतों के साथ होता ही है। और आते ही घर में कलेश करना भी ठीक नहीं होता, क्योंकि अगल बगल और समाज के लोग सब बहू को ही गलत ठहराएंगे कि आते ही सब में कमियां निकालने लगी, लड़ाई करने लगी। इसलिए प्रिया चुप रहने में ही अपनी भलाई समझ रही थी। एक दिन प्रतिमा जी ने घर में सत्यनारायण जी की पूजा रखी, जिसमें गांव की अगल बगल की औरतों को, पड़ोसियों को, सबको बुलाया था और प्रिया से साफ साफ बोला कि बहू ढंग की अच्छी सी साड़ी पहन लेना, हमारी इज्जत की लुटिया मत डुबा देना। वैसे भी तेरे माँ बाप ने कुछ ढंग का तो दिया ही नहीं है, फिर भी देख लेना। प्रिया को भी लगा कि पहली बार वह गांव की औरतों के सामने आएगी, इसलिए उसने अपनी ओर से अच्छी सी नई साड़ी निकाली और जैसे ही साड़ी पहनकर पूजा में आई, प्रतिमा जी उसे देखते ही मुंह बनाने लगी और बोली, हे भगवान, ये साड़ी है या कोई शादी का पंडाल? रंग देखो तो जैसे होली की पिचकारियां फट पड़ी हों। तभी नीलू भी धीरे से प्रतिमा की कानों में गुस्से में बोली, भाभी थोड़ी समझदारी की भी जरूरत होती है। या क्या पहन लिया? बताओ मोहल्ले की औरतें क्या कहेंगी कि बहू ने कैसे कपड़ों की ठान लपेट ली है। सास ननद की बातें सुन प्रिया ने एक नजर अपनी साड़ी पर डाली। साड़ी पूजा के हिसाब से बहुत अच्छी थी, नए डिजाइन की थी, नए फैशन की थी, कोई कमी नहीं थी। फिर भी जानबूझकर दोनों माँ बेटी उसे सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। फिलहाल तो प्रिया चुपचाप सारी औरतों के बीच में बैठी रही, कुछ भी नहीं बोली, लेकिन अब उसके भी बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो रही थी। आखिर कब तक घर की बहू होने का फर्ज निभाती रहेगी? कब तक सबके तानों को सहती रहेगी? वह भी इंसान है, उसका भी दिल है, उसे भी दर्द होता है। अब धीरे धीरे प्रिया के अंदर भी माँ बेटी के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही थी। एक तो बेचारी ऑफिस भी जाती थी, घर भी संभालती थी। मजाल है कि प्रतिमा जी और नीलू किसी भी काम में एक मदद भी कर दे। सुबह जितना खाना बनाकर जाती थी, जो जैसा रहता था शाम को वैसा ही मिलता था। ना बर्तन धुले हुए होते थे, ना झाड़ू लगा हुआ रहता था, यहाँ तक कि कोई शाम की चाय भी बनाकर नहीं पीता था। प्रतिमा जी की तो बात ही अलग है, नीलू भी 1 कप चाय नहीं बनाती थी। सब शाम को घड़ी देखते हैं कि कब प्रिया आए और सबके लिए चाय पानी की व्यवस्था करे। प्रतिमा जी वैसे तो एक महिला संस्था में काम करती थी। वह घरेलू महिलाओं, सताई गई महिलाओं के खिलाफ आवाज उठाती थी, उनको न्याय दिलाती थी, संस्था की हेड थी, मंच पर बड़े बड़े भाषण देती थी। समाज में उनकी इज्जत थी, 4 लोग उन्हें जानते थे, लेकिन खुद के ही घर की बहू का जीना मुश्किल कर रखा था। एक दिन प्रिया जैसे ही ऑफिस से घर आई तो प्रतिमा जी और नीलू बिजली का बिल हाथ में लिए गुस्से में बैठी थी। प्रिया ऑफिस से थकी हुई आती है, अभी उसने अपना बैग भी नहीं रखा था कि प्रतिमा जी, लो बहू, इस बार का बिल भी तू ही भर दे। आखिर ये एसी, ये वॉशिंग मशीन सब तो तेरे आराम के लिए ही चलते हैं ना। प्रतिमा जी की बातें अभी प्रिया के पल्ले भी नहीं पड़ी थी कि नीलू भी चुभते हुए लहजे में बोली, माँ भाभी को बिना ऐसी के नींद नहीं आती।
जैसे राजमहल से ब्याह कर लाई गई हो। हम तो पंखे में भी सो लेते हैं। प्रतिमा जी की बात का उतना तो नहीं, लेकिन नीलू का बात का प्रिया को जरूर बुरा लगा। अब वह नीलू का एक भी शब्द बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी, क्योंकि नीलू एक तो छोटी थी, ऊपर से बदतमीज भी। इसलिए प्रिया बोली, सच कहा नीलू तुमने, मैं राजमहल से आई हूँ, लेकिन अब लग रहा है कि किसी जहर महल में फंस गई हूँ। हाँ, एसी की हवा से ज्यादा ठंड तो लोगों की सोच में है। बस इतना सुनते ही प्रतिमा जी, तेरे जैसी बहुएं ही हर घर बर्बाद करती हैं। एक तो खर्चा ऐस और ऊपर से जुबान भी। अब प्रिया किसी की भी बर्दाश्त करने वाली नहीं थी। एक तो ऑफिस से थकी हुई आई थी, घर पर इतने काम पड़े थे, ऊपर से सबके ताने। किसी को भी उसके दुख से तकलीफ से कोई मतलब नहीं था, तो भला वह क्यों बर्दाश्त करने वाली। इसलिए उसने भी गुस्से में कमर पर हाथ रखते हुए कहा, मम्मी जी, खर्चा मैं कर रही हूँ, ऐस आप कर रही हैं, और रही बात जुबान की तो अब बंद नहीं होगी, क्योंकि अब इस घर की बहू जबान भी देगी और हिसाब भी। बस इतना सुनते ही प्रतिमा जी तो सपका गई। लेकिन नीलू चीखती हुई, अरे मम्मी देखो तो कैसे बोल रही हैं, कैसे बोल रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस घर में सुनती आ रही हूँ, और अब मैं भी ऐसे ही बोलूंगी, चाहे किसी को बुरा लगे या भला। कहते हुए प्रिया अपने कमरे में चली गई। फिलहाल तो घर में शांति थी। 2-3 दिन तक गुस्से में ना प्रतिमा जी ने प्रिया से कुछ कहा और ना ही नीलू ने। लेकिन एक दिन जब प्रिया किचन में खाना बना रही थी, तो नीलू प्रिया के कमरे में घुसकर उसके लाकर से पैसे निकालने लगी। तो तभी किसी काम से प्रिया अपने कमरे में आती है। इस लड़की को बचपन से ही अपनी माँ के बनाए टाइट कपड़े पहनने पड़ते थे, ताकि वो हमेशा वर्जिन रहे। जब वो 20 साल की हुई तो अपने माँ बाप के फैसले के मुताबिक एक आती है और नीलू को अलमारी के लाकर में से पैसे निकालते हुए देख गुस्से में बोली, नीलू ये क्या कर रही हो तुम, मेरी अलमारी का लाकर क्यों खोल रही हो। किसी की अलमारी खोलने से पहले एक बार पूछना तुम्हारा फर्ज नहीं है क्या। तुम्हें कुछ काम था तो मुझसे बोलती। अरे वाह भाभी, भला मैं आपसे क्यों पूछने लगूं। अपना यह ज्ञान मुझे मत सिखाओ, मैं इस घर की बेटी हूँ, ये सब मेरा है। इतना सुनते ही प्रिया गुस्से में बोली, नीलू पहले बेटी बनना सीख लो, चोरी करके बेटी नहीं बना जाता। बहू और बेटी की आवाज सुन प्रतिमा जी भी वहां आ जाती हैं और प्रिया को डांटते हुए कहती हैं, बहू तू अपनी जुबान संभाल, हमारी बेटी पर इल्जाम लगा रही है। सास की बात सुन प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, माँ जी ये आपकी बेटी नहीं, ये आपकी परछाई है, जहरीली और चालाक। बस भाभी बहुत बोल लिया आपने, आपकी हिम्मत कैसी हुई माँ के साथ ऐसी बात करने की, जानती नहीं हो क्या मुझे। जिस गरजते हुए अंदाज में नीलू ने प्रिया से बोला था, प्रिया भी उसी गरजते हुए अंदाज में बोली, बस नीलू अब एक शब्द और बोलोगी तो पुलिस बुलाऊंगी और चोरी के आरोप में अंदर करवा दूंगी। बहुत चल रही है तुम्हारी जबान, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, लगता है कि तुम मुझे नहीं जानती। तोड़ का जोड़ पाकर नीलू भी एकदम सक पका गई। फिलहाल तो प्रिया ने ज्यादातर करके इन माँ बेटी की बोलती बंद रखी, लेकिन इन्हें पूरी तरह से सुधारने के लिए उसे कुछ हटकर करना था, कुछ ऐसा जिससे कि जिंदगी में कभी भी यह किसी को उल्टा सीधा बोलने से पहले 1000 बार सोचे। अचानक ही जाने प्रिया के दिमाग में क्या आया, कुछ सोचकर उसने प्रतिमा जी के संस्था की कुछ औरतों से बात की। और एक दिन जब एक सभा में औरतों पर हो रहे अत्याचार को लेकर चर्चा हो रही थी, तो चर्चा की मुखिया थी प्रतिमा जी, जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें हाके जा रही थी और सामने बैठी कुछ औरतें उन्हें लगातार सुन रही थी कि तभी कुछ दूर पर घूंघट में बैठी एक महिला ने हाथ उठाया, कुछ बोलने की इच्छा जताई, तो सबने उसका सम्मान किया और उसे मंच पर बुलाया। जैसे ही वह महिला मंच पर आई और माइक पर बोलना शुरू किया, चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आवाज सुन जैसे प्रतिमा जी के पसीने छूटने लगे, आवाज उन्हें जानी पहचानी सी लगने लगी। तभी उस महिला ने कार्यक्रम के मंच से बोलना शुरू किया, हर दिन जब एक औरत को, एक बहू को उसकी रोटी, कपड़े और सांस लेने पर भी टोका जाए तो वो सिर्फ बहू नहीं कैदी बन जाती है। मंच पर बहू के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने से कोई महान नहीं बन जाता, महानता उसे अपने घर से दिखानी पड़ती है। कहते हुए घूंघट वाली औरत ने एक ऑडियो प्ले किया, प्रतिमा जी की आवाज, हे भगवान बहू इतना खाती है जैसे इंसान नहीं पिशाचनी हो। नीलू की आवाज, अरे माँ ये भाभी नहीं शेरनी है, हर चीज अकेले खा जाती हैं। ऑडियो की आवाज सुन पूरी सभा सन्न
लोगों की नजरें अब प्रतिमा और नीलू पर टिकी थीं। कोई ताली नहीं, सिर्फ संस्था की कुछ औरतों ने बड़े ही तीखे शब्दों में प्रतिमा जी से कहा, प्रतिमा जी, यह आवाज तो आपकी लग रही है। क्या यह आप हैं? क्या यह घूंघट वाली आपकी बहू है? अब प्रतिमा जी के पसीने छूटने लगे। भरी सभा में बेइज्जत होने के नाम पर उनके हाथ पांव कांपने लगे। मुंह से बस इतना ही निकला, नहीं, ये मेरी आवाज नहीं है, अरे ना ही ये मेरी बहू है। तभी उस संस्था की एक महिला घूंघट वाली औरत के पास जाकर बोली, बेटा, यह किसकी आवाज है? कौन हो तुम? अपना घूंघट उठाओ। तो घूंघट वाली ने कहा, माफ करिएगा, लेकिन ना ही तो मैं इस आवाज के बारे में बताऊंगी और ना ही अपना घूंघट उठाऊंगी। मुझे जिसे बोलना था, जो सिखाना था, जो समझाना था, वह मैं समझा चुकी हूँ। समझदारों के लिए इशारा काफी है, लेकिन हाँ, अगर आइंदा से फिर वही गलती मेरे घर में दोहराई गई तो इस ऑडियो में किसकी आवाज है वह भी बताऊंगी, और इस घूंघट के पीछे किसका चेहरा है वह भी दिखाऊंगी। कहते हुए प्रिया चुपचाप मंच से उतरकर चली गई। प्रिया के जाने से तो फिलहाल प्रतिमा जी ने राहत की सांस ली। हलक से जान निकलते निकलते बची थी, पर घर आकर बड़े ही गुस्से से उन्होंने प्रिया से बोला, बहू, ये क्या था? ये क्या तमाशा लगा रखा था तुमने? भरी सभा में मुझे बेइज्जत करने चली थी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि संस्था वाले क्या सोचेंगे मेरे बारे में? बस माँ जी, अब और नहीं, संस्था वाले क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, यह बात की बात है। अब अगर इस घर में फिर किसी दिन एक भी ताना मिला तो अगली बार अदालत में मिलेंगे, और वहां ताली नहीं, तारीखें मिलेंगी। और आपकी संस्था के कार्यक्रम में जो होगा वह अलग बात है। कहते हुए प्रिया अपने कमरे में चली गई। बहू का ये रूप देखकर प्रतिमा जी की बोलती बंद। नीलू तो वैसे ही डर गई थी। माँ बेटी की हिम्मत नहीं हुई कि दोबारा वह प्रिया को कुछ भी बोले, कुछ भी कहे। माँ बेटी को इतना तो समझ में आ ही गया कि अगर उन्होंने कभी भी गलती से भी सपने में भी प्रिया को कुछ भी बोला तो वह उन्हें भरी समाज में बेइज्जत करने में जरा भी देर नहीं लगाएगी। इसलिए चुप रहने में ही भलाई है। दोस्तों, मैं आशा करूंगा कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।